तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लोजा एक पंच को मारते हुए इस आदमी को पीछे कर देता है, जिसके बाद बहुत ही फासले से हाथ से वेपन को छुड़ाते हुए और पंच मार के बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर देता है। तभी आदमी बहुत ही शौक होते हुए कह था कि इम्पॉसिबल आखिर ये कैसे हो सकता है, जिस पर लोजा कह था इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता दोस्त। और इतना कह कि लोजा इसका भी काम तमाम कर देता है। तब अब सीन चेंज होता है, हम सिटी में मौजूद एक वेपन शॉप को देखते हैं, जहाँ पर आते हुए लोजा इस आदमी के सामने सस्पेयर को रखते हुए कह था कि मुझे इसे बेचना है, जिसे देखकर ये शॉपकीपर कह था क्या ये तो शेंगहाओ का स्पेयर है, आखिर ये तुम्हारे पास आया कैसे। जिस पर लोजा इसकी ओर बहुत ही सख्त निगाहों से देखता है। तब शॉपकीपर कह था कि यंगमैन प्लीज गुस्सा मत होइए, हम आपसे ये वेपन जरूर खरीदेंगे और आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होने देंगे। जिस पर आप थोड़ी देर में पैसे मिल जाने के बाद लोजा यहाँ से जाने लगता है। तब ये आदमी क्या कि आखिर लड़का है कौन जिसने शेंगहाओ को भी मार दिया। उसकी लेवल और इस लड़के की लेवल में तो जमीन आसमान का फर्क है। जिस पर अब लोजा कुछ और मेडिसिन खरीदने के बाद आराम से फॉरेस्ट में आके प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तब कुछ देर बाद लोजा इन पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि हो गया, मैंने फाइनली बॉडी रिफाइनिंग के 8वें लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया। अब मूवमेंट स्पीड और बॉडी स्ट्रेंथ पहले से भी 5% और बढ़ गई है। जिस पर लोजा अपने हाथ की ओर देखते हुए कहता है कि यह जरूर मेरे लाइफ और डेथ का बीड ही है। इस 8वें लेवल को ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरा ये बीड और भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। अब मेरी कल्टीवेशन और लाइफ और डेथ के सीक्रेट पावर से सामने कोई भी नहीं टिक सकता। भले ही मेरे लेवल्स कम सो हो, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अब सेक्ट के सारे सीनियर डिसेबल्स को डिफीट कर सकता हूँ। अब मास्टर सेक्ट में कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे बुली कर सके। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम जोंग फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ एल्डर जोंग बहुत ही गुस्से में कहता है कि वेस्ट सबके सब वेस्ट है। आखिर वो कैसा किसी रलम का बादशाह था जो कि एक बॉडी रिफाइनिंग के बच्चे से पीट गया। मैंने जितने पैसे दिए वो सारे के सारे पैसे उन गधों से मुझे वापस चाहिए। तब ये आदमी कहता है कि एल्डर अब ना तो वो पैसे आने वाले हैं और ना ही वो लोग। अंदर की खबर ये है कि लोग उन सबको खत्म कर दिया, क्योंकि शेंगफो का स्पेयर सिटी के एक शॉप में किसी ने बेच दिया है। इसके अलावा उन सबकी लाशें वहाँ पे माउंटेन में मिली है, जिससे सुन के एल्डर जोंग बैठते हुए कहता है क्या ये न्यूज़ बाहर भी लीक हुई है। तब ये आदमी कहता है कि अभी तो मार्स सेक्ट वालों की ओर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है, इसका मतलब न्यूज़ लीक नहीं हुई है। और अब वापिस सीन चेंज होता है और हम लोजा को देखते हैं जो अस्क्रोल लाइब्रेरी की ओर शायद किसी टेक्निक को लेने के लिए जा रहा था। यहाँ सारे डिसेबल अब लोजा को देखकर बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं क्या इसने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया। इसकी लेवल तो इतनी फास्टली बढ़ रही है जितनी तेजी से महंगाई भी नहीं बढ़ती। जिस वक्त अभी अब लोजा के सामने एल्डर जुआंग आ जाते हैं, तब इन्हें देखते ही लोजा इन्हें ग्रीट करता है और करते हुए अपने मन में कहता है कि ये सिर्फ एल्डर ही नहीं बल्कि डीन के बाद इस सेक्ट के मोस्ट पावरफुल पर्सन भी है, मगर ये अचानक मेरे सामने क्यों आ गए। तब एल्डर जुआंग कहता है कि लोजा मेरे पीछे आओ। जिस पर अब इतना किया कि एल्डर इसे अपने पैलेस में ले आते हैं। ये अब लोजा से पूछता है कि मैंने सुना कि तुमने यंग फॉर्मूला को चूज किया था। तब लोजा ये से एल्डर कहता है, जिस पर एल्डर कहता है कि और हाँ मैंने अभी नोटिस किया तुमने 8वें लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, वो भी सिर्फ कुछ चंद ही दिनों में। इसका मतलब तुमने यंग बॉडी ब्रेकिंग फॉर्मूला को भी सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लिया है। तब इस बात पे भी लोजा इस पे सर हिलाता है। इस बार एल्डर अब हंसते हुए कहता है कि अगर तुम इसी स्पीड से कल्टीवेट करते गए तो फिर मुझे नहीं लगता कि सिटी में तुम्हारे सामने कोई और टिक पाएगा। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि 2 महीने के बाद जो नंबर 1 डिसेबल टूर्नामेंट होने वाला है, क्या तुम उसमें पार्टिसिपेट करोगे। तब लोजा कहता है कि लेकिन वो टूर्नामेंट तो सिर्फ सीनियर डिसेबल्स के लिए है जो बॉडी रिफाइनिंग के 9वें लेवल या फिर उससे भी ऊपर की सीरियल में है। जिस पर एल्डर जुआंग कहता है कि कम ऑन मैं चाहता हूँ कि तुम ये कर लोगे। तुम्हें कल्टीवेशन करने के लिए जो भी रिसोर्सेस या फिर टेक्निक चाहिए मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, बस अब तुम उस कंपटीशन के लिए रेडी रहो। तब बातें खत्म हो जाने के बाद लोजा बाहर आते हुए क्या देखिए सही मौका मिला इस सेट में स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनने का। वेल मैंने एल्डर जुआंग से थंडर स्वॉर्ड टेक्निक लिया है, इसलिए उस टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए मुझे एक हाई ग्रेड स्वॉर्ड की जरूरत होगी। जिस पर अविदा कहते लोजा सेक्ट एक्सचेंज डिपार्टमेंट में आ जाता है, जहाँ एक स्वॉर्ड को ये यूज करते हुए कहता है कि ये सही लग रहा है, ये ब्लैक आयरन से भी बना है। वेल मैं कोई मेडिसिन भी ले लेता हूँ, बाद में काम आएगा। तब लोजा ये सब सोच ही रहा होता है तभी यहाँ पे टीचर लू आ जाती है, जो आते ही पूछती है कि यहाँ पर आइस टाइप का कोई भी पिल या फिर मेडिसिन मौजूद है। तब शॉपकीपर कहता है सॉरी मैडम, लेकिन आइस टाइप के तो सारे मेडिसिन खत्म हो गए, अगर आज आप ऑर्डर भी देंगी तो कम से कम 7 दिनों के बाद ही मिलेगा। तब सुनिए टीचर लू थोड़ा परेशान होते हुए क्या देख नो प्रॉब्लम, और इतना क्या कि ये यहाँ से जाने लगती है, मगर तभी इन्हें चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और ये गिरने वाली होती है कि तभी लोजा तुरंत ही आँखें पकड़ते हुए क्या था टीचर लू क्या आप ठीक है, आपकी बॉडी तो बहुत ही ज्यादा गर्म है। तब टीचर लू क्या देखी लोजा मुझे मेरे पैलेस में ले चलो। जिस वजह से लोजा टीचर लू को उठाते बहुत ही फास्टली यहाँ से जाने लगता है। जाए दोबारा क्या देखी जल्दी चलो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तब लोजा यस क्या बहुत ही तेजी से जाने लगता है और जाते अपने लाइफ की वीडियो पावर से यूज करते इनके बॉडी के अंदर देखने लगता है कि आखिर हो क्या रहा है। जिस पर तुरंत ही लोजा इन्हें इनके कमरे में ला के लिटा देता है। तब टीचर लू क्या दी थैंक यू सो मच, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर लोजा पूछता है टीचर लू आखिर आपको हुआ क्या है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर
अचानक से इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। तब टीचर लू क्या देखिए मेरी सारी आइस टाइप मेडिसिन खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। दरअसल जन्म से मेरे बॉडी में यंग फायर का पॉइजन है, जिसकी वजह से यंग फायर हर 7 दिन में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। इसलिए बचपन से मैं सिर्फ आइस पिल खा के इस बीमारी को सप्रेस करते आई हूँ, लेकिन मेरे पास जो मेरे बचे आइस पिल्स थे वो भी खत्म हो गए, इसलिए आज मेरा ये हाल हो गया। तब इन सारी बातों को सुन के लुआ साहब क्या था शायद मैं आपकी इस डिसीज को ठीक कर सकता हूँ, प्लीज मुझे इसकी परमिशन दीजिए। जिस वजह से लू क्या थी बड़े बड़े एल्केमिस्ट और डॉक्टर भी मेरी इस बीमारी को ठीक नहीं कर पाए, और उन्होंने साफ कह दिया कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। इसलिए हो सके तो तुम सिर्फ मेरे लिए किसी टाइप के आइस पील का जुगाड़ कर दो, यही मेरे लिए बहुत होगा। तब लुआ साहब क्या था यकीन मानिए मुझे बीमारियों की परख है। आपका ये डिसीज पूरे बॉडी में नहीं बल्कि सिर्फ आपके हार्ट में है, जिसे सुनकर टीचर लू बहुत ही शौक होती है क्या थी तुम्हें कैसे पता। और फिर टीचर लू अपने मन में क्या देखिए पता करने में कि मेरी ये डिसीज सिर्फ मेरे हार्ट में ही है। कई बड़े बड़े एल्केमिस्ट को सालों लग गए, मारिस ने तो सिर्फ यहाँ तक लाते लाते ये पता करके बता दिया। तब लुआ साहब क्या था कि आपने कई बड़े बड़े डॉक्टरों पे ट्रस्ट किया, लेकिन वो सारे ही फेल हो गए। इसलिए प्लीज एक बार मुझ पे भी ट्रस्ट कीजिए, क्या पता शायद मैं इसे ठीक कर दूं। जिस वजह से लू क्या थी ठीक है, मगर ध्यान रहिए कि फायर से तुम भी इन्फेक्टेड हो सकते हो। तब लू साहब क्या था नो प्रॉब्लम, बस आप उठ के बैठ जाइए। जिस वजह लुआ साहब इनके हाथ को पकड़ते हुए इनके नर्व्स को चेक करने लगता है, जिसके बाद आंखें खोलते हुए क्या था कि वो यंग फायर तो आपके हार्ट में किसी पॉइजन का काम कर रहा है, इसलिए मुझे अब इसे एब्सॉर्ब करके बाहर निकालना होगा। अगर इस प्रोसेस में आपको थोड़ा पेन हो तो प्लीज कोऑपरेट कर लीजिएगा। इतना क्या दे लुआ साहब अपने लाइफ और डेथ के बीट के पावर से यूज कर इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर टीचर लू भी हैरान होगी इस प्रोसेस को देखने लगती है। तब लुआ साहब अपने मन में क्या था कि शायद मेरा लाइफ और डेथ का बीट भी यंग और यंग के डायग्राम पर ही बेस्ड है। ये टीचर लू के यंग फ्लेम को कितनी आसानी से एब्सॉर्ब कर रहा है, जिस वजह टीचर लू भी अपने मन में क्या था कि आखिर इसके पास और कितने हिडन ट्रिक्स है। मेरे यंग फ्लेम को ये अपने बॉडी में इतनी आसानी से एब्सॉर्ब कर रहा है जैसे मानो ये कुछ है ही नहीं, लेकिन मेरा यंग फ्लेम तो ट्रीटमेंट के वक्त बड़े बड़े एल्डरों को भी चला देता था, जिस पर करीब 5 घंटे भी जाने के बाद टीचर की बॉडी का यंग फ्लेम शांत हो जाता है, और टीचर लू आंखें खोलते खुद को लुआ साहब की गोदी में सर रखा हुआ पाती है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।